गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम बीएससी बीएड सेकेंड ईयर का जो हमारा टॉपिक चल रहा था कि मूत्र का उत्पादन कैसे होता है, उसके मैंने आप लोगों को 3 स्टेप बताए थे। पहला निस्यंदन, दूसरा अवशोषण और तीसरा स्रवण, जिसमें से हमने निस्यंदन पढ़ लिया था और अवशोषण भी पढ़ लिया था। तो आज हम उसका लास्ट स्टेप पढ़ेंगे, जो कि क्या है, स्रवण। तो देखो, जो स्रवण है वो क्या है, मूत्र उत्पादन का अंतिम चरण होता है। तो इस चरण में क्या होता है कि जो हमारी वृक्क नलिका है या फिर जो नेफ्रॉन है, उसकी जो कोशिकाएं हैं वो क्या करती है, जो हमारा रुधिर है, उस रुधिर में से जो अवशोषित पदार्थ हमने अवशोषण की प्रक्रिया में लिए थे, तो उसमें से कुछ पदार्थों को क्या है, फिल्ट्रेट के अंदर फिर से स्थानांतरित कर देती है। ठीक है, वृक्क नलिका की कोशिकाएं क्या करेगी कि रुधिर के अंदर जो कुछ पदार्थ हैं या फिर जो पदार्थ हमने अवशोषण के द्वारा दिए थे रुधिर को, उन पदार्थों में से जो कुछ पदार्थ है उनको क्या करेगी, फिर से फिल्ट्रेट के अंदर स्थानांतरित कर देती है, और इस प्रक्रिया को हम बोलेंगे स्रवण। तो जो स्रवण की प्रक्रिया है वो कहाँ कहाँ पे होती है, हेनले लूप, दूरस्थ कुंडलित नलिका और जो संग्रह वाहिनी होती है उसमें। क्योंकि जो हमने 4 पार्ट पढ़े थे नेफ्रॉन के, पहला ग्लोमेरुलस और बोमेन संपुट, जिसमें क्या हुआ था, निस्यंदन या फिर फिल्ट्रेट की प्रक्रिया हुई थी। दूसरा समीपस्थ कुंडलित नलिका, जिसमें क्या हुआ, अवशोषण की प्रक्रिया संपन्न हुई। ज्यादातर अवशोषण की प्रक्रिया किसमें होती है, समीपस्थ कुंडलित नलिका के अंदर। अब जो तीसरा है हेनले लूप और चौथा दूरस्थ कुंडलित नलिका, इन दोनों भागों में क्या है, स्रवण की प्रक्रिया संपन्न होती है। ठीक है, तो देखो स्रवण में मतलब कौन कौन से पदार्थों का स्थानांतरण फिर से फिल्ट्रेट के अंदर किया जाता है। तो उसमें हो गए पोटेशियम, हाइड्रोजन आयन, अमोनियम आयन, क्रिएटिनिन और यूरिक अम्ल। ठीक है, पोटेशियम आयन, हाइड्रोजन आयन, अमोनियम आयन, क्रिएटिनिन और यूरिक अम्ल। वैसे क्या होता है कि जो ज्यादातर स्रवण की प्रक्रिया है वो किसमें, दूरस्थ कुंडलित नलिका के अंदर संपन्न होती है। ठीक है, अब जो ये स्रवण की प्रक्रिया है ये क्या करती है, विद्युत अपघट्य संतुलन बनाए रखने में सहायक होती है। जब श्रवण की क्रियाएं होती रहती है तो वो क्या करती है, विद्युत अपघट्य संतुलन बनाए रखने में सहायक होती है श्रवण की क्रिया। ठीक है, अब ठीक है, तो श्रवण की क्रिया हो गई। अब देखो कि जब सोडियम आयन भी क्या किए थे हमने, फिल्ट्रेट से रुधिर के अंदर अवशोषण के माध्यम से स्थानांतरित किए थे। तो जब सोडियम का पुनः अवशोषण होता है तो उसी के साथ साथ क्या होता है, जो पोटेशियम आयन होते हैं और जो हाइड्रोजन आयन होते हैं वो भी क्या होते हैं, स्रावित होते हैं। जब सोडियम का पुनः अवशोषण होगा उसके साथ साथ क्या होगा, पोटेशियम और हाइड्रोजन आयन फिर से या फिर पोटेशियम और हाइड्रोजन आयनों का स्रावण किया जाएगा, या फिर ये जो आयन है उनको स्रावित किया जाएगा। और जो पोटेशियम आयन है उनका अधिकांश अवशोषण कहाँ कर लिया जाता है, हमारी समीपस्थ कुंडलित नलिका के अंदर। पोटेशियम आयन का अधिकांश अवशोषण किया जाता है समीपस्थ कुंडलित नलिका के अंदर। लेकिन मतलब जो पोटेशियम आयन है उसका अधिकांश अवशोषण तो हो गया, लेकिन उसके बाद में भी जो थोड़ा बहुत पोटेशियम आयन हमारे मूत्र के अंदर बचता है वो किसका परिणाम होता है, स्रवण का। मतलब कि वो जो पोटेशियम आयन है वो हमारे मूत्र के अंदर कहाँ से आता है, जब स्रवण की प्रक्रिया होती है तो उसके फलस्वरूप जो पोटेशियम आयन है वो कुछ मात्रा में मूत्र के अंदर फिर से स्थानांतरित कर दिया जाता है। ठीक है, ये हो गई श्रवण की क्रिया। तो जो कुछ मछलियां होती है उनमें क्या होता है कि केशिका गुच्छ या फिर ग्लोमेरुलस नहीं पाया जाता, और केशिका गुच्छ क्या करता है, निस्यंदन या फिर फिल्ट्रेशन का कार्य करता है। तो अगर उन मछलियों में केशिका गुच्छ ही नहीं पाया जाएगा तो उनमें निस्यंदन की प्रक्रिया भी नहीं होगी, और जो जितना का जितना अवशोषित पदार्थ है जो उनके रुधिर में पाया जाएगा वो क्या करेगा, सारा का सारा जो उत्सर्जित पदार्थ है वो उनके शरीर से बाहर निकाल दिया जाएगा बिना फिल्ट्रेशन के ही। ठीक है, तो श्रवण के अंदर क्या क्या पढ़ा हमने कि श्रवण एक तो मूत्र उत्पादन का लास्ट पार्ट होगा, और क्या होगा कि जो वृक्क नलिका की कोशिकाएं होगी वो कोशिकाएं क्या करेगी कि जो भी पदार्थ हमने फिल्ट्रेट द्वारा रुधिर में अवशोषित करवाए थे उन पदार्थों में से कुछ पदार्थ क्या है वो फिर से रुधिर द्वारा और फिल्ट्रेट के अंदर स्थानांतरित कर दिए जाते हैं। इस प्रक्रिया को कहा जाता है श्रवण। तो श्रवण की प्रक्रिया कहाँ कहाँ पे होती है, हेनले लूप में, दूरस्थ कुंडलित नलिका और संग्रह वाहिनी में, जिसमें से
कौन कौन से पदार्थों का दोबारा स्थानांतरण किया जाता है? पोटेशियम आयन, हाइड्रोजन आयन, अमोनियम आयन, क्रिएटिनिन और यूरिक अम्ल। ठीक है, जिसमें से क्या होता है कि जो ज्यादातर स्रवण की प्रक्रिया है वो किसमें? दूरस्थ कुंडलित नलिका के अंदर संपन्न होती है। ठीक है, जो ये श्रवण की प्रक्रिया वो किसमें सहायक होती है? विद्युत अपघट्य संतुलन बनाए रखने में सहायक होती है श्रवण की प्रक्रिया। उसके बाद में जब सोडियम आयनों का पुनः अवशोषण होता है तो उसी समय क्या होता है, साथ साथ पोटेशियम और जो हाइड्रोजन आयन है वो भी स्रावित किए जाते हैं, जिसमें से जो पोटेशियम आयन है उनका तो क्या होता है, जो अधिकांश अवशोषण होता है वो समीपस्थ कुंडलित नलिका के अंदर हो जाता है, लेकिन उसके बाद में जो कुछ पोटेशियम आयन पाए जाते हैं जो कि हमारे मूत्र के अंदर उपस्थित होते हैं, उनका वो मूत्र में उपस्थित किस कारण होते हैं? क्योंकि स्रवण की प्रक्रिया होती है, जिसके कारण रुधिर से जो पोटेशियम आयन है वो फिर से थोड़े जो हमारा फिल्ट्रेट होता है उसके अंदर स्थानांतरित कर दिए जाते हैं। और कुछ मछलियों में क्या होता है, केश का कुछ नहीं पाया जाता, मतलब उनमें निस्यंदन की प्रक्रिया नहीं होती है, तो उनमें क्या है, फिल्ट्रेशन के बिना ही जितना भी उत्सर्जित पदार्थ होता है उसको मूत्र के साथ बाहर निकाल दिया जाता है। अब ये हमने सारी की सारी प्रक्रियाएं पढ़ ली है मूत्र उत्पादन की। ठीक है, अगला जो टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे प्रतिधारा क्रिया विधि। तो ये जो क्रिया विधि है ये क्या करती है, ये मूत्र को सांद्रित रूप में उत्सर्जित करने की क्रिया विधि होती है। जो प्रतिधारा क्रिया विधि है ये क्या होती है, मूत्र को सांद्रित रूप में उत्सर्जित करने की क्रिया विधि को ही हम बोलते हैं प्रतिधारा क्रिया विधि। ठीक है, तो देखो इसमें क्या होता है कि जो हमारी किडनी होती है उसमें क्या होता है, मूत्र की सांद्रता को कम या अधिक करने की क्षमता होती है। ये जो क्षमता होती है वो कहाँ पे, वृक्क के मेडुला भाग की अंतराकाशीय द्रव में उपस्थित अत्यधिक लवण सांद्रता पर निर्भर करती है। यह जो एक निरंतर प्रतिधारा प्रवाह होता है वो वृक्क नलिका में बना रहता है, और इस जो प्रतिधारा क्रिया विधि है ये क्या होती है, देखो जो हमारा वृक्क होता है, वृक्क क्या है, हमारा मुख्य उत्सर्जी पदार्थ है। ठीक है, और वृक्क ही क्या करता है, जो वृक्क होता है उसमें हमारा जो मूत्र होता है उसकी सांद्रता को कम या ज्यादा करने की क्षमता होती है। ठीक है, तो प्रतिधारा क्रिया विधि में क्या होता है, इसमें बेसिकली क्या होते हैं, 3 पार्ट काम में आते हैं। एक हो गया हमारा हेनले लूप। ठीक है, हेनले लूप किसका भाग हो गया, नेफ्रॉन का। ठीक है, नेफ्रॉन का एक भाग हेनले लूप वो काम में आएगा प्रतिधारा क्रिया विधि में। दूसरा भाग काम आता है वासा रेक्टा। वासा रेक्टा क्या होता है, जो केशिकाएं होगी जो किसमें, बोमन संपुट के अंदर रुधिर लेके आएगी, तो वो केशिकाएं ही आगे चलकर क्या है, जो हेनले लूप है उसके चारों ओर एक और हेयरपिन के आकार की संरचना बनाएगी, उसको हम बोलते हैं वासा रेक्टा। और तीसरा होता है अंतराकाशी द्रव। ठीक है, तो देखो जो ये हो गया नेफ्रॉन का भाग हेनले लूप, ये हो गया वासा रेक्टा, तो इनके बीच में ये जो खाली स्पेस होता है इसमें क्या होता है, एक द्रव भरा रहता है जिसको हम बोलते हैं अंतराकाशी द्रव। ठीक है, तो एक जो सिस्टम है वो किसमें चलता रहता है, हेनले लूप के अंदर, कि आयनों का स्रवण, ठीक है, कौन से आयन बाहर निकलेंगे, कौन से दोबारा अवशोषित किए जाएंगे। एक क्रियाविधि चलती रहती है हेनले लूप के अंदर, दूसरी क्रियाविधि चलेगी वासा रेक्टा के अंदर। ठीक है, और तीसरी क्रियाविधि चलती रहती है इन दोनों के बीच में। ठीक है, तो जो प्रतिधारा क्रियाविधि की परिभाषा क्या हो गई कि जो फिल्ट्रेट बना उस फिल्ट्रेट को हेनले लूप और वासा रेक्टा में पहले एक दिशा में और फिर विपरीत दिशा में वो बहता है, इसी प्रवाह को हम क्या कहते हैं, प्रतिधारा प्रवाह कहते हैं। देखो जो फिल्ट्रेट बना वो किसमें बनता है, बोमन संपुट के अंदर। क्यों, क्योंकि जो रुधिर आता है बोमन संपुट के अंदर उसको फिल्टर किया जाता है, और फिल्टर के बाद में जो पदार्थ बनता है उसको हम बोलते हैं फिल्ट्रेट। ठीक है, वो फिल्ट्रेट बोमन संपुट से आता है समीपस्थ कुंडलित नलिका के अंदर, जहाँ पे अवशोषण की प्रक्रिया की जाती है। मतलब कि जो भी जरूरत के जो पदार्थ थे जो फिल्टर के साथ उस रुधिर के मतलब जब रुधिर फिल्टर हुआ तो उसके साथ साथ निकल गए बहुत ज्यादा प्रेशर के कारण, तो जितने भी पोषक पदार्थ हैं उनको फिर से अवशोषित किया जाता है अवशोषण की प्रक्रिया द्वारा। ठीक है, उसके बाद होता है स्रवण। तो देखो जब
हमने हेनले लूप पढ़ा था, तो हमने हेनले लूप की दो भुजाएं पढ़ी थी। एक जो नीचे आने वाली भुजा होती है उसको हम बोलते हैं अवरोही, और जो ऊपर जाती हुई भुजा होती है उसको हम बोलते हैं आरोही। ये देखो, ये हो गया हमारा हेनले लूप। ठीक है, इसके नीचे ही एक और संरचना जो कि किसकी बनी होती है, रुधिर केशिकाओं की। ठीक है, इसमें बहुत सारी रुधिर वाहिनियां या फिर रुधिर केशिकाएं पाई जाती है जो कि यू हेयरपिन के आकार की होती है। ये हो गया वासा रेक्टा, ये हेनले लूप, और इसके नीचे ही इसी को कवर करती हुई एक संरचना पाई जाती है रुधिर केशिकाओं की, उसको बोलेंगे वासा रेक्टा। और उनके बीच में जो ये स्पेस है, इस स्पेस में एक द्रव भरा रहता है जिसको हम बोलते हैं अंतराकाशिक द्रव। तो देखो, ये वाली जो भुजा होगी जो नीचे की तरफ आ रही है, ये हो गई अवरोही भुजा हेनले लूप की। ठीक है, और दूसरी ये जो ऊपर की तरफ जा रही है, ये हो गई आरोही भुजा। ठीक है, ये संरचना हो गई इसकी हेनले लूप, हेनले लूप। और जो ये नीचे वाली संरचना है, ये हो गई वासा रेक्टा की। ठीक है, तो जो वासा रेक्टा होती है वो देखो, हेनले लूप जुड़ा होता है समीपस्थ कुंडलित नलिका के साथ, लेकिन जो वासा रेक्टा की रुधिर केशिकाएं हैं वो किससे जुड़ी होती है, दूरस्थ कुंडलित नलिका के साथ जुड़ी हुई रहती है। तो जो ये वाली भुजा हुई जो कि हेनले लूप की आरोही भुजा के पास जो वासा रेक्टा की भुजा होती है, ये हेनले लूप तो क्या है, इस प्रकार से चलता है। ठीक है, लेकिन जो वासा रेक्टा है वो क्या है, इस प्रकार से गति करता है। तो जो हेनले लूप की आरोही भुजा हुई उसके पास में जो वासा रेक्टा की भुजा है उसको हम बोलेंगे अवरोही, क्योंकि ये इस प्रकार चलता है तो ये इसके नीचे आती हुई भुजा है, इसीलिए इसको बोलेंगे अवरोही भुजा। ठीक है, किसकी, वासा रेक्टा की। वासा रेक्टा ये हो गया हेनले लूप, और ये भी हेनले लूप। और जो फिर ये वाली भुजा जो कि ऊपर चढ़ी हुई दिखाई देती है, ये हो गई आरोही भुजा, किसकी, वासा रेक्टा की। ठीक है, वासा रेक्टा। ठीक है, ये हो गया। तो देखो, प्रतिधारा क्रिया विधि में क्या होगा, पहले एक प्रक्रिया होगी हेनले लूप में। ठीक है, हेनले लूप की जो अवरोही भुजा है और जो आरोही भुजा है, इन दोनों के अंदर जिन पदार्थों का मतलब या फिर इन दोनों भुजाओं के अंदर जो पदार्थ बहेंगे, मतलब कि एक तो प्रक्रिया होगी हेनले लूप की आरोही भुजा और अवरोही भुजा के बीच। ठीक है, फिर दूसरी प्रक्रिया होती है जो वासा रेक्टा है उसकी आरोही भुजा और उसकी अवरोही भुजा के बीच, मतलब कि इधर से जो पदार्थ नीचे जाएगा वो इधर से ऊपर जाएगा, तो इधर उसकी सांद्रता घटती हुई प्रतीत होगी और इधर ऊपर जाते हुए बढ़ती हुई। ठीक है, पहला जो हेनले लूप है उसी की आरोही भुजा और उसी की अवरोही भुजा के बीच क्या है, पदार्थों का ऊपर नीचे जाना या फिर पदार्थों का बहना। दूसरी प्रक्रिया होगी जो वासा रेक्टा है उसकी दोनों भुजाओं में, कौन कौन सी, आरोही और अवरोही दोनों भुजाओं के अंदर जो पदार्थ प्रवाहित हो रहे होंगे उनके बीच में क्रिया हो गई। और जो तीसरी क्रिया विधि होगी वो होगी, देखो, हेनले लूप की एक भुजा और वासा रेक्टा की दूसरी भुजा के बीच में, मतलब हेनले लूप की अवरोही भुजा और वासा रेक्टा की आरोही भुजा, और हेनले लूप की आरोही भुजा और वासा रेक्टा की अवरोही भुजा के बीच में। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में होगी तीसरी क्रिया विधि, मतलब इन दोनों के अंदर जो पदार्थ बह रहे होंगे उनकी क्रिया विधि। पहली हेनले लूप की दोनों भुजाओं के बीच में, दूसरी जो वासा रेक्टा की दोनों भुजाएं हैं उनके बीच में, और तीसरी होगी हेनले लूप और वासा रेक्टा की एक एक भुजा के बीच में जो पदार्थ प्रवाहित हो रहे होंगे इनकी क्रिया विधि। इसलिए प्रतिधारा क्रिया विधि की परिभाषा क्या होगी कि जो फिल्ट्रेट हेनले लूप वासा रेक्टा में पहले एक ही दिशा में, मतलब कि पहले एक ही दिशा में जाएगा, ठीक है, दोनों की तरफ, और फिर विपरीत दिशा में, मतलब इसमें इधर जा रहा है तो इसमें इधर जा रहा है, तो ये हो गई विपरीत दिशा। तो जो फिल्ट्रेट होगा वो हेनले लूप और वासा रेक्टा में पहले एक दिशा में और फिर विपरीत दिशा में बहता है, इसी प्रवाह को हम क्या कहेंगे, प्रतिधारा प्रवाह है। क्या कहेंगे, प्रतिधारा प्रवाह है। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले पढ़ते हैं हेनले लूप में पदार्थों का प्रवाह कैसे होता है। तो देखो, जो हेनले लूप की अवरोही भुजा होगी, हेनले लूप की जो ये वाली अवरोही भुजा होगी, ये क्या होगी, जो जल होता है उसके लिए पारगम्य होती है, मतलब कि ये भुजा क्या करेगी, जल को बाहर निकालने का कार्य करेगी, केवल और केवल अवरोही भुजा। ये मत समझना कि मतलब ये संरचना तो एक ही है हेनले लूप की, तो अगर अवरोही भुजा से जल निकलेगा तो आरोही भुजा से निकलेगा, ऐसा नहीं होता है।
केवल और केवल जो ये अवरोही भुजा है, इसी ये ही क्या होती है, जल के लिए पारगम्य होती है। मतलब केवल की केवल इस पार्ट तक क्या होता है कि जो जल है वो बाहर निकल सकता है, मतलब कि ये जो भुजा है वो जल के लिए पारगम्य होगी, जल इसके आर पार जा सकता है। तो जो हमारा हेनले लूप है उसकी जो अवरोही भुजा है वो क्या होगी, जल के लिए पारगम्य होगी। ठीक है, उसके बाद में पहले जल फिल्ट्रेट में जाएगा, फिल्ट्रेट से वो जाएगा अंतराकाशीय द्रव में प्रासरण के माध्यम से। तो देखो जो जल हेनले लूप के अंदर उपस्थित है, ठीक है, वो क्या होगा, जैसे मतलब मान लो अवशोषण के द्वारा क्या किया, समीपस्थ कुंडलित नलिका ने उसको अवशोषित कर लिया। ठीक है, उसके बाद में जब वो फिल्ट्रेट समीपस्थ कुंडलित नलिका से आया हेनले लूप में, ठीक है, तो वृक्क कोशिकाओं द्वारा क्या वो जल अवशोषित कर लिया जाएगा। तो जो जल आया वो जल उन वृक्क कोशिकाओं से जाएगा फिल्ट्रेट के अंदर, जो कि इस हेनले लूप के अंदर प्रवाहित हो रहा है। ठीक है, फिर इस फिल्ट्रेट से ये जल जाएगा, ये जो बीच का पार्ट है ये भी क्या है, अंतराकाशीय द्रव। ठीक है, क्योंकि ये खाली नहीं होता, इसके बीच में एक द्रव भरा रहता है जिसको हम बोलेंगे अंतराकाशीय द्रव। तो पहले ये जल कहाँ था, वृक्क कोशिकाओं के अंदर। ठीक है, वृक्क कोशिकाओं से इस जल को अवशोषित किया किसने, फिल्ट्रेट ने। फिल्ट्रेट से ये जल कहाँ जाएगा, मतलब ये जो हेनले लूप है इसमें क्या है, फिल्ट्रेट बह रहा है, ठीक है, जिसके अंदर क्या है, जल है। तो फिल्ट्रेट से ये जल चला जाएगा यहाँ पे, ये जो बीच का खाली स्थान दिख रहा है ये क्या होता है, अंतराकाशीय द्रव। ठीक है, जल फिल्ट्रेट में गया, फिल्ट्रेट से जाएगा अंतराकाशीय द्रव में, किसके माध्यम से, प्रासरण के माध्यम से जाता है जल। ठीक है, अंतराकाशीय द्रव में। उसके बाद सोडियम क्लोराइड जो क्या करेगा, निष्क्रिय अभिगमन द्वारा अंतराकाशीय द्रव से अंतराकाशीय द्रव में जाएगा और फिर जाएगा हेनले लूप में। ठीक है, तो देखो जो सोडियम क्लोराइड होगा वो क्या करेगा, देखो जल अवरोही भुजा के लिए पारगम्य था, तो जल क्या करेगा, फिल्ट्रेट से निकल के या फिर इससे हेनले लूप से निकल के अंतराकाशीय द्रव के अंदर आ गया प्रासरण के माध्यम से। ठीक है, उसके बाद में NaCl सोडियम क्लोराइड। तो जो सोडियम क्लोराइड का गमन होता है या फिर जो सोडियम क्लोराइड मतलब आता जाता प्रवाह होता रहता है, वो होता है निष्क्रिय अभिगमन के द्वारा। कहाँ पे होगा, अंतराकाशीय द्रव के अंदर, और फिर अंतराकाशीय द्रव से ये जाएगा लूप ऑफ हेनले के अंदर। ठीक है, तो ये जो अंतराकाशीय द्रव है, ठीक है, इसके अंदर इकट्ठा होता है सोडियम क्लोराइड, ठीक है, लवण। तो ये सोडियम क्लोराइड क्या करेगा, जब दूसरे संरचना के अंदर जाएगा ये, तो किसके माध्यम से जाएगा, निष्क्रिय अभिगमन के द्वारा। और ये क्या करेगा, जो सोडियम क्लोराइड है वो अंतराकाशीय द्रव में प्रेजेंट था, तो अंतराकाशीय द्रव से ये आ गया हेनले लूप के अंदर। तो हेनले लूप से की जो अवरोही भुजा है उससे जल तो क्या होगा, बाहर चला जाएगा, और जो सोडियम क्लोराइड है वो अवरोही भुजा के अंदर आ जाएगा वापस। ठीक है, तो आगे क्या होता है कि जैसे जैसे जो फिल्ट्रेट है, ये हमारा फिल्ट्रेट था, ठीक है, इसके अंदर फिल्ट्रेट है, तो ये फिल्ट्रेट जैसे जैसे अवरोही भुजा से नीचे की ओर बढ़ता रहता है, तो इसकी जो प्रकृति है वो कैसी होती रहती है, अति प्रासरी होता जाता है वो, मतलब कि उसमें जो लवण है या फिर जो लवणों की सांद्रता है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये देखो जो सोडियम क्लोराइड है वो अंतराकाशीय अवकाश से क्या कर रहा है, हेनले लूप के अंदर प्रवेश कर रहा है। तो जो समीपस्थ कुंडलित नलिका के पास जो हेनले लूप की संरचना है उस पे जो सांद्रता होगी फिल्ट्रेट की वो होगी 300, फिर हो जाएगी 400, 600, 900, और फिर जब यहाँ तक पहुंचेगा बीच की अवस्था में, तो यहाँ पे फिल्ट्रेट की सांद्रता हो जाती है 1200। ठीक है, उसके बाद में क्या होगा, अब हेनले लूप की अवरोही भुजा तक फिल्ट्रेट आ गया, अब अवरोही भुजा से इसको जाना है आरोही भुजा के अंदर। तो देखो तब क्या होगा, आरोही भुजा क्या होती है, जल के लिए अपारगम्य होती है, मतलब कि जल निकल गया अंतराकाशीय अवकाश में आ गया, लेकिन अब ये जो जल है वो अंतराकाशीय अवकाश से दोबारा आरोही भुजा के अंदर प्रवेश नहीं कर पाता है। क्यों, क्योंकि ये जो भुजा है
वो जल के लिए अपारगम्य होती है, ये जल को अपने अंदर से गुजरने नहीं देती है। ठीक है, उसके बाद में जो सोडियम क्लोराइड हुआ, जो किसमें गया था, हमारा अवरोही भुजा के अंदर, जब वो यहाँ तक आएगा तो उस समय क्या होगा, जो सोडियम क्लोराइड का अभिगमन है वो क्या होगा, सक्रिय होगा, ये हेनले लूप के अंदर जाएगा और फिर वहां से जाएगा अंतराकाशी द्रव के अंदर। ठीक है, अब देखो जल यहाँ तक आके रुक, मतलब जल तो क्या अंतराकाशी द्रव के अंदर चला गया। ठीक है, अब ये अंतराकाशी द्रव से इस वाली भुजा के अंदर नहीं जा सकता, लेकिन जो सोडियम क्लोराइड है वो क्या है, उसने अवरोही भुजा में प्रवेश किया, यहाँ तक आया। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, सांद्रता बढ़ गई, और फिर जैसे ही वो आरोही भुजा के अंदर प्रवेश करेगा तो सक्रिय अभिगमन द्वारा जो ये सोडियम क्लोराइड है ये वापस अंतराकाशी द्रव के अंदर चला जाएगा। तो जब सोडियम क्लोराइड वापस अंतराकाशी द्रव के अंदर जा रहा है, मतलब कि लवण कम हो रहा है, तो धीरे धीरे जो मूत्र की सांद्रता है वो भी क्या है, कम होती जाएगी। तो ये 1200, यहाँ पे 600, 900, 600, 400, और वापस यहाँ तक आते आते सांद्रता हो जाएगी 300। ठीक है, ये तो पूरी की पूरी प्रक्रिया होती है हेनले लूप के अंदर। अब हम पढ़ते हैं वासा रेक्टा के अंदर क्या क्या होती है। तो देखो जब ये फिल्ट्रेट है वो नीचे की ओर आया तो इसकी प्रकृति थी अति पराश्रयी, क्योंकि इसमें क्या है, धीरे धीरे इसकी सांद्रता बढ़ती जा रही है। और जब फिल्ट्रेट हेनले लूप के मिड पॉइंट तक आके वापस आरोही भुजा के अंदर जाता है तो इसकी जो सांद्रता है वो हो जाती है अधोपराश्रयी। क्यों? क्योंकि जो सोडियम क्लोराइड लवण है वो क्या है, धीरे धीरे बाहर निकल जाता है, और बाहर निकलने के कारण जो फिल्ट्रेट की सांद्रता है वो क्या है, कम होती जाती है, इसीलिए ये हो जाता है अधोपराश्रयी, मतलब कि इसकी सांद्रता कम हो जाती है। ये पूरी की पूरी प्रक्रिया हुई हेनले लूप के अंदर। अब हेनले लूप के बाद में हम प्रक्रिया पढ़ते हैं वासा रेक्टा के अंदर, कि वासा रेक्टा के अंदर क्या क्या होता है। तो देखो वासा रेक्टा की जो दोनों भुजाएं होती है वो क्या होती है, NaCl के लिए अपारगम्य, मतलब कि NaCl लवण निकल गया तो NaCl जो लवण है वो केवल और केवल जो हमारा अंतराकाशी द्रव है उसके अंदर ही स्थित रहेगा, क्योंकि जो वासा रेक्टा है उसकी दोनों की दोनों भुजाएं क्या होती है, NaCl के लिए अपारगम्य होती है, मतलब कि ये NaCl को अपने अंदर प्रवेश नहीं करने देती है। ठीक है, उसके बाद में जब रुधिर अवरोही भुजा से निकलेगा, ठीक है, जो हमारा हेनले लूप था वो तो ऐसे चल रहा था, ठीक है, लेफ्ट से राइट, जबकि जो वासा रेक्टा है वो कैसे चलती है, राइट से लेफ्ट। ठीक है, तो और देखो जो हेनले लूप है उसके अंदर क्या प्रवाहित होता रहता है, फिल्ट्रेट। ठीक है, फिल्ट्रेट का प्रवाहित होता रहता है। जो हमारी वासा रेक्टा होती है उसके अंदर क्या होता है, रुधिर प्रवाहित होता रहता है, क्योंकि ये क्या होती है, रुधिर केशिकाओं की बनी होती है, इसलिए जो वासा रेक्टा होगा उसके अंदर रुधिर प्रवाहित होगा, और जो हेनले लूप होगा उसके अंदर जो फिल्ट्रेट बना है वो प्रवाहित होता रहेगा। अब देखो वासा रेक्टा के अंदर क्या प्रक्रियाएं होती है। तो वासा रेक्टा की दोनों भुजाएं NaCl के लिए अपारगम्य होती है। अगला जो रुधिर होगा वो अवरोही भुजा यहाँ से प्रवाहित होना शुरू करेगा, तो रुधिर अवरोही भुजा में जाएगा, उसके बाद में NaCl में जाएगा, और उसके बाद अंतराकाशी द्रव, और फिर अवरोही भुजा। ठीक है, तो रुधिर में लवण की सांद्रता नीचे आते आते बढ़ती है। अब देखो जैसे जैसे जो ये रुधिर है वो आता जाएगा और हेनले लूप के वासा रेक्टा के मिड पॉइंट तक पहुंचेगा, तो जैसे जैसे रुधिर नीचे आएगा वैसे वैसे क्या होगा, इसमें लवण की सांद्रता बढ़ती है। ठीक है, रुधिर में लवणों की सांद्रता बढ़ जाती है जैसे जैसे वो नीचे आता है। तो देखो रुधिर अवरोही भुजा के अंदर बह रहा है, और अवरोही भुजा में क्या होगा, NaCl प्रेजेंट होगा। ठीक है, NaCl जाएगा अंतराकाशी द्रव के अंदर, और वहां से ये जाएगा अवरोही भुजा के अंदर। ठीक है, अब देखो सोडियम क्लोराइड इस अंतराकाशी द्रव के अंदर है। ठीक है, और जैसे जैसे ये रुधिर इस भुजा के अंदर बहना शुरू होता है वैसे ही जो NaCl होता है वो क्या होता है, इस अवरोही भुजा के अंदर प्रवेश करता रहता है। ठीक है, अंतराकाशी द्रव से अवरोही भुजा के अंदर प्रवेश किया NaCl ने। ठीक है, तो जैसे जैसे रुधिर नीचे आएगा वैसे वैसे क्या होगा, रुधिर में लवण की सांद्रता बढ़ती जाएगी। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है, जो NaCl लवण है वो प्रवेश करता जाएगा। उसके बाद में क्या होगा, जो अंतराकाशी द्रव है उसमें लवणों की सांद्रता बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और अंतराकाशी द्रव हो जाता है अति प्रासरी। तो देखो यहां तक आते आते क्या हुआ,
जो रुधिर था उसकी सांद्रता बढ़ गई, मतलब कि यहाँ पे हो गया 1200, ठीक है। यहाँ पे भी 300 से चला था, फिर 400, 400, 600 और 900, और लास्ट में आते आते हो गई इसकी सांद्रता 1200। क्यों? क्योंकि जो रुधिर था उसमें क्या है, बहुत ज्यादा लवण की मात्रा उपस्थित हो गई, ठीक है। और जब ये जो रुधिर है वो अवरोही भुजा से जैसे ही आरोही भुजा के अंदर जाएगा तो इसका जो सांद्रता है, जो रुधिर की सांद्रता है, वो क्या है, धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाएगी। 1200 से होगी 900, फिर 600, 400, और धीरे धीरे जब यहाँ तक पहुंचेगा तो इसकी सांद्रता हो जाएगी 300, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या था, NaCl प्रवेश किया था, और जैसे ही ये आरोही भुजा के अंदर जाएगा वैसे ही क्या होगा, जो NaCl है वो बाहर निकलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार ये जो प्रक्रिया है ये चलती है वासा रेक्टा के अंदर। पहले मैंने आपको पढ़ाई हेनले लूप की प्रक्रिया, उसके बाद में वासा रेक्टा की प्रक्रिया। अब वासा रेक्टा और हेनले लूप की प्रक्रिया को पढ़ते हैं साथ में। तो देखो वासा रेक्टा में क्या है, जब हेनले लूप की अवरोही भुजा होगी इसमें जो फिल्ट्रेट है वो नीचे की ओर आ रहा होगा, और जो वासा रेक्टा की अवरोही भुजा होगी उसमें जो रुधिर है वो क्या है, ऊपर की ओर जा रहा होगा, ठीक है। तो इसमें भी क्या है, बीच बीच में जो है पदार्थों का आदान प्रदान होता रहता है, ठीक है। इस प्रकार जो ये हमारी प्रतिधारा क्रिया विधि है ये चलती रहती है, और ये क्या करती है, मूत्र को सांद्रित करने का कार्य करती है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में।